बेत की पकड़ ओनी के हाथ पर बहुत ही ज़्यादा टाइट थी, जिस कारण ओनी के हाथ सफ़ेद पड़ गए थे और उसने बेत की पकड़ के कारण लाल निशान साफ नज़र आ रहे थे। कुछ देर बाद बेत ओनी को पूरी तरीके से अपने अंदर समाने के लिए उसके सीने पर से लाता है तो ओनी उसके होंठों पर बहुत ज़ोर से काट लेती है। यह काफ़ी था और उसको और ज़्यादा वाइल्ड बिहेव करने के लिए वे जल्दी जल्दी सीने को सहलाता है और उसे कमर में लाकर बेड पे पकड़ देता है। बेत के पलटने से ओनी गुस्से से कहती है, राक्षस कहीं के। उसके बाकी के सब उसके गले में ही रह जाते हैं। बेत उसके होंठों पर पूरी तरीके से कब्जा जमाए हुए किस कर रहा था। ओनी उसके मसल्स को टच करते हुए कहती है, हाँ बस ऐसे ही। वेद उसकी तरफ घूर के देखता है और उसके संवेदनशील जगह पर सहलाते हुए कहता है, अपना पैर ढीला करो वरना तुम्हें ज़्यादा तकलीफ होगी। ओनी अपनी नशीली आंखों से उसकी तरफ देखती है और कहती है, खुद कर लो। वेद कुछ नहीं कहता और अपनी को 2 उंगलियों से निकाल कर डायरेक्ट उसमें प्रेस कर देता है। उसके यह करते ही ओनी की चीख पूरे कमरे में गूंज उठती है और हल्का सा ब्लड आने लगता है, जिसे देखकर वेद उसकी खुशबू की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। फिर वह उसके पैरों को फैलाकर उसके उभरे होंठों पर किस करते हुए हल्का सा सहलाता है। किसी गर्म चीज़ को महसूस करके ओनी का जो दर्द था वह थोड़ा सा कम होता है। वे सहलाते हुए ना जाने कितने बार उसके सिर से लेकर उसके संवेदनशील जगह तक सफ़र तय करता हूँ। ओनी जो कि पूरी तरीके से एकदम से गर्म हो चुकी थी, वह चिल्लाकर कहती है, अब और नहीं। वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, नाउ जस्ट एंजॉय। कहकर वो ओनी के चेहरे को पकड़ता है और उसके अंदर एक बार में ही समा जाता है। उसका मोमेंट इतना ज़्यादा फास्ट था कि ओनी की रेडी होने का मौका ही नहीं मिला था। ओनी की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वह बेत को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। बेत उसके होंठों के खिलाफ जाकर कहता है, कुछ देर और फिर तुम्हें दर्द नहीं होगा। यह कहकर वह अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। ओनी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन बेत उससे दूर नहीं होना चाहता था, क्योंकि आज उसने फाइनली ओनी को पा लिया था। ओनी उसे गले से पकड़कर अपने होंठ उसके होंठों पर रख देती है और उसे जल्दी जल्दी से किस करने लगती है, ताकि वह अपना माइंड डाइवर्ट कर दर्द को कम कर सके। वेद अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है और ओनी को अपने ऊपर ला कर उसकी कमर को पकड़कर आगे पीछे करने लगता है। ओनी जिसे अभी भी बहुत तेज दर्द हो रहा था, वह उसके सीने पर अपने नाखून गड़ाते हुए कहती है, मुझे दर्द हो रहा है। बेत के चेहरे से भी नज़र आ रहा था कि उसे भी दर्द हो रहा है, लेकिन वह ज़्यादा रिएक्ट न करते हुए कहता है, फर्स्ट टाइम में सबका होता है, आगे से तुम्हें नहीं होगा। ओनी उसके सिर पर अपना सर रखते हुए कहती है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम आगे कंटिन्यू करो। बेत फिर से उसे नीचे ले आता है और उसके ऊपर आगे बढ़ जाता है। तभी ओनी की तंद्रा टूटती है जब वह देखती है कि बेत अपने हाथों में जूस और दवाई की ट्रे लेकर आ रहा था और सबको कॉफ़ी टेबल पर रख देता है।
और दवाई को अवनी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, खा लो। अवनी अपनी आंखें नीची कर लेती है और उसकी आंखों से एक लकीर खिंच जाती है। वेद उसकी तरफ देखकर बिना किसी भाव के कहता है, एक न एक दिन तो तुम्हें और मुझे एक होना ही था। तो मैंने तुमसे पहले ही कहा था, इसलिए अब तुम रोना बंद करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अवनी उसकी तरफ देखकर नफरत भरी आवाज में कहती है, मार क्यों नहीं डाला तुमने मुझे? अवनी की बात सुनकर वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, पहले दिल चाहता था तुम्हें जान से मार दूं, लेकिन अब पता नहीं क्यों तुम मेरे दिल में उतरती ही जा रही हो। लेकिन मैं तुम्हें इतनी आसानी से खुद से दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरी रूह में बसती जा रही हो। अवनी गुस्से से कहती है, अपना यह अच्छा बनने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। वेद मुस्कुरा कर कहता है, अब तुम्हारे एक्सेप्ट करने और या फिर ना करने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमने हासिल कर लिया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती और ना ही कोई तुम्हारे पास आ सकता है। यकीन न हो तो देख सकती हो। कहकर वह उसके घुटने के पास आता है जहाँ पर एक पंजे का निशान था। उसे देख कर अवनी हैरान हो जाती है और कहती है, यह क्या है? मैंने ऐसा कोई टैटू नहीं बनाया। वेद कहता है, अपने हाथ को देखो। अवनी अपने हाथ में देखती है तो जो विंग्स हमेशा एक तरफ था, आज वह दो हो चुका था। वेद अपने हाथों को दिखाता है जिसमें दो विंग्स हो चुके थे। वेद कहता है, मेरे साथ खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताओ तो अच्छा होगा। अगर खुद को तकलीफ देना चाहती हो तो मुझसे उलझने की कोशिश करना। आज तुम कहीं नहीं जा रही हो, इसलिए चुपचाप पड़ी रहो। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद एक अटेंडेंट आता है और सारे ब्लैंकेट और वहाँ पर बिखरे सामानों को समेट कर वापस चला जाता है। सुबह से ही अवनी अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी, जिस कारण सभी लोग लगातार वेद को घूर रहे थे। वेद इन सबको इग्नोर करते हुए चुपचाप से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। सौर्य चिढ़कर कहता है, अवनी कहाँ है और तुम उसे सुबह से बाहर क्यों नहीं आने दे रहे हो? वेद उसकी तरफ देखता है और वापस उसे इग्नोर कर देता है। यह देखकर अभिनय कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू बहुत जल्द चाचा बनने वाला है, खुश। अब मुझे डिस्टर्ब करना मत बंद कर। उसकी बात सुनकर सभी आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखते हैं। उज्जवल वेद के पास आकर कहता है, लेकिन भाई आपको तो कुछ नहीं आता। और दूसरी बात, अवनी मुझसे उन सब का टिप्स लेना चाहती थी, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? वेद उज्जवल की तरफ देखता है और फिर कहता है, क्या मुझे तुम्हें करके दिखाना होगा? तब तुम्हें यकीन होगा कि मुझे आता है कि नहीं। उसकी बात सुनकर उज्जवल जहाँ झेप जाता है तो सब वह लोग ऊपर हंसने लगते हैं। बी सबको चुप कराते हुए कहता है, चुप हो जाओ सब। उसके बाद वेद की तरफ देखकर कहते हैं, वेद क्या बात है, तेरे और अवनी के बीच लड़ाई हुई है क्या?
वेद उसकी तरफ देखता है और कहता है, लड़ाई नहीं हुई है, वह मुझसे नफरत करती है और मेरे साथ कल सेक्स की है क्योंकि मैं उसे हॉट लगता हूँ। उसकी बात सुनकर सभी उसकी तरफ हैरानी से देखते हैं। वेद आगे कहता है, मैं बहुत रूड था जिसके कारण वह चल भी नहीं पा रही। वह कमरे में बैठी आराम कर रही है और तुम में से कोई भी सोचना भी मत उसके पास जाने के बारे में। 2 दिन बाद तुम्हारा कॉन्सर्ट है, अच्छे से निपटाओ और चलो। उसकी धमकी को सुनकर कोई कुछ नहीं कहता। सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते हैं और वेद ब्रेकफास्ट लेकर अपने कमरे में आता है तो देखता है ऑनी खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। वेद उसके पास जाता है और खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, अगर तुमसे चला नहीं जा रहा है तो तुम भला इतना झांसी की रानी क्यों बन रही हो? चलो चुपचाप। यह कहकर उसे बैठाने लगता है तो ऑनी गुस्से से कहती है, मुझे वॉशरूम जाना है। वेद कुछ नहीं कहता और उसे अपनी बाहों में उठाकर बाथरूम में छोड़ देता है और वापस कमरे में आ जाता है। कुछ देर बाद ऑनी दरवाजे का सहारा लेकर आने लगती है तो उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वह जैसे ही मुंह के बल गिरने वाली होती है कि वेद उसे संभालते हुए कहता है, दर्द मैंने दिया है, संभाल लूँगा मैं। नहीं, खुद संभाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि हर जगह मैं नहीं रह सकता। कहकर उसे फिर से अपनी गोद में उठाता है और सोफे पर लाकर बैठा देता है। बाद में ब्रेकफास्ट उसके सामने रखते हुए कहता है, इसे खा लो। ऑनी उसकी तरफ देखती है लेकिन ब्रेकफास्ट को छूती भी नहीं है। वेद उसकी तरफ नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करते हुए कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे तुम्हें शराफत की बात कभी रास ही नहीं आती। हमेशा तुम्हें जो ज़बरदस्ती करने वाले लोग ही क्यों पसंद आते हैं। मैं तुमसे कितने प्यार से बोल रहा हूँ, ब्रेकफास्ट कर लो, लेकिन तुम तो भाव खा रही हो। ऑनी उसकी तरफ ना देखते हुए कहती है, मुझे तुम्हारे हाथों से कुछ नहीं खाना। वेद चम्मच में पोहे का बाइट पकड़ते हुए कहता है, मैं अपने हाथ से नहीं खिला रहा, चम्मच से खिला रहा हूँ, मुंह खोलो अपना। ऑनी गुस्से से उसकी तरफ देखती है। वेद अभी भी उसे घूर रहा था। वह बिना कुछ कहे चम्मच को उसकी तरफ बढ़ा देता है। उसके बाद ऑनी भी चुपचाप से खाना खा लेती है। उसे ब्रेकफास्ट कराकर वेद वापस कमरे से बाहर की ओर चला जाता है। ऑनी वहीं पर बैठ जाती है और अपने पेट को पकड़ लेती है क्योंकि उसे बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वेद कमरे में आता है और लैपटॉप को पकड़कर उसके बगल में भी बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें पता है, मैं पहले चाहता था कि तुम्हारे डैड को बर्बाद कर दूं। फिर मैंने सोचा उनकी गलती की सज़ा मैं उन्हें दे दी है और अब तुम भी मेरे पास हो। उनकी सबसे नायाब चीज़ तो मैंने उनसे छीन ही लिया है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, सिर्फ उनका सारा धंधा चौपट करा दिया है और वह रोड पर आ चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तुम सिर्फ मेरी हो और मैं तुम्हारा। कहकर वह उसके गाल पर किस करता है तो ऑनी गुस्से में उसके चेहरे को खुद से दूर करके एक थप्पड़ उसके गालों पे जड़ देती है और अपनी उंगलियों को दिखाते हुए गुस्से से कहती है,
what you think after you me. I will never kneel before you. उसकी बात सुनकर वेद कहता है, मैं तुम्हें कभी भी अपने कदमों पर नहीं झुकाना चाहता था, तुम्हारे पापा को झुकाना चाहता था जो अब रास्ते पर है। और जब तुम्हें उनकी सच्चाई पता चलेगी तो तब तुम खुद मुझसे माफ़ी मांगोगी। ऑनी कुछ नहीं कहती, बस वह रोने लगती है। वेद उसके चेहरे को पकड़ता है, उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, हेट टीयर्स, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी नहीं देख सकता। उसके बाद उसके चेहरे को अपने हाथ में कसकर पकड़कर अपना चेहरा सख्त करते हुए कहता है, और आइंदा से कभी तुम्हारी आंखों में आंसू आने भी नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी उसके कमरे में तान्या आ जाती है और उन दोनों को इतना करीब देखकर जल्दी से अपना सिर दूसरी तरफ करते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। वेद जैसे ही किसी की आवाज़ सुनता है वह अपनी नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखता है और वह गुस्से से कहता है, तुम्हें ज़रा सा भी मैनर्स नहीं है कि किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक किया जाता है। उसकी बात सुनकर तान्या वापस पलटती है और फिर उसे उंगली दिखाकर कहती है, लुक मिस्टर राठौर, अगर आपने आइंदा से मुझसे बदतमीजी की ना तो मुझसे बुरा आपके लिए कोई नहीं होगा। उसके बाद ऑनी की तरफ देखकर कहता है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और कंसर्ट भी है, क्या कहती हो तुम उस दिन के लिए? हाँ, हम सबको पता है तुम्हें प्री बॉयफ्रेंड ने तुम्हें रात भर सोने नहीं दिया है, लेकिन अपनी फ्रेंड के लिए तुम इतना तो कर सकती हो ना, प्लीज़, कहते हुए वो बच्चों जैसा फेस बनाती है। ऑनी उसकी तरफ देखती है और कहती है, ज़रूर, क्यों नहीं, कुछ समय के लिए ही सही, कम से कम थोड़ी खुशी तो नसीब होगी। उसकी बात सुनकर वेद उसे घूर कर देखता है तो वहीं तान्या कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वेद उसकी तरफ देखकर कहता है, इट्स नॉट फॉर योर बिजनेस, और उसे कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। तान्या भी अपने पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर ऑनी जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि वेद उसकी तरफ घूर कर देखता है तो ऑनी चुप हो जाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है, देखो, मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ नहीं रखना चाहता, तुम चाहो तो जा सकती हूँ। उसकी बात सुनकर ऑनी उसकी तरफ देखती है तो वेद कहता है, शायद तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा, मैं तुम्हें फोर्सफुली अपने साथ नहीं रख सकता, तुम चाहो तो कमरे से बाहर जा सकती हो। मैंने नहीं कहा कि तुम मेरी ज़िंदगी से बाहर जा सकती हो। उसकी बात सुनकर ऑनी उसे ताना मारते हुए कहती है, ओह भाग्य हमारे जी, मिस्टर वेदांत सिंह राठौर ने मुझे कमरे से बाहर जाने की परमिशन दे दिया है। गधे कहीं के, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे सहारे के बिना चल भी नहीं पा रही, इसलिए तुम मुझे टॉर्चर कर रहे हो। वेद बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें पल भर में ठीक कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जो दर्द है वह तुम्हें याद दिलाता रहेगा। यह कैसे? तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी,
लेकिन तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे करीब आई हो और मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक बार और यह दर्द दूँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ समय बाद, कहकर वह उसे अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे। जब वह लोग वेद को ऑनी को अपनी गोद में उठाकर लाते हुए देखते हैं तो उज्ज्वल कहता है, क्या बात है भाई, आप कब से भाभी की इतनी केयर करने लगे? उसकी बात सुनकर वेद उसकी तरफ घूर के देखता है तो वहीं ऑनी उसे जान से मार देने वाली नज़रों से, फिर वह गुस्से से कहती है, कौन से एंगल से मैं तुम्हें तुम्हारी भाभी नज़र आती हूँ? और किसने कहा है तुमसे कि मैं इस लड़के से शादी करूँगी? मर जाऊँगी, लेकिन मैं इससे कभी शादी नहीं करूँगी, समझे? पहले अपने भाई को तुम इंसान बनाओ, उसके बाद किसी मासूम लड़की को इसके पिंजरे में डालना ताकि वह तड़पे नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी जी सके। उसके इतने कड़वे शब्दों को सुनकर सभी लोग शॉक्ड होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। अभिनय माहौल को हल्का करते हुए कहता है, यह हमारी प्रॉब्लम नहीं है, यह वेद की प्रॉब्लम है, क्योंकि वेद ने तुम्हारे साथ फिजिकली थोड़ा सा रूड बिहेव किया है। हम लोगों ने नहीं, इसलिए तुम दोनों निपट लो। और हाँ, कुछ देर बाद हम सभी पोलो खेलने वाले हैं। वेद कहता है, मैं नहीं खेला हूँ, तुम सब जाओ स्विमिंग पूल में खेलो। और ऑनी भी नहीं खेल रही क्योंकि उसकी हालत ऐसी नहीं है। तब कल्पना कहती है, ये पोलो क्या होता है? वीर उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, माय डियर स्वीट हार्ट, पोलो का मतलब होता है हम सभी पूल में वॉलीबॉल खेलेंगे, समझी? और हाँ, कहकर उसके कान में धीरे से कहता है, सबने अपना फर्स्ट टाइम ले लिया, अब मेरी बारी, इसे अपना हनीमून ट्रिप समझ लेना, कहकर उसके कान पर वाइड करता है तो कल्पना के गाल हल्के लाल हो जाते हैं। शाम के वक्त सभी पोलो खेलते हैं और फिर सब थक हार कर वापस अपने कमरे में चले जाते हैं। रात हो चुकी थी, सभी अपना डिनर करके अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। वीर कल्पना को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है और उसकी तरफ देख कर कहता है, आज मत रुकना प्लीज़। कल्पना उसकी तरफ देखती है और फिर कहती है, आपको पता है ना, मैंने ऐसा आज से पहले नहीं किया और ना ही कभी अपने आप को किसी को इतने करीब आने दिया, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। वीर कहता है, मैं तुम्हें इतने प्यार से प्यार करूँगा कि तुम हमेशा मुझसे प्यार पाने के लिए तड़पती ही रहोगी। यह कहकर वह उसे किस करने लगता है।